हेलो 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 ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट कर दिया ना क्लास? चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। तकनीकी खराबी के कारण हम आपसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं चाहते। तकनीकी खराबी थी तो थी, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी सुबह सुबह, तो थी, हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। ठीक है, इसलिए क्लास थोड़ी देर से स्टार्ट हुई है, कोई बात नहीं। तो चलिए, अमित सर की क्लास थोड़ी सी आगे तो बढ़वा ही देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमित सर की क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चौथे लेक्चर में, बहुत जल्दी चौथे लेक्चर में नहीं आएंगे भाई साहब। हाँ, बहुत जल्दी चौथे लेक्चर में नहीं आ गए। हाँ सर, तो बहुत जल्दी गए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑल टुगेदर हमने सिर्फ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपने स्टेट में रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी उसी स्टेट में तो उसमें नेट फॉर जीरो लग रहा होगा। फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है ना? तो जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो बॉडी अपने स्टेट चेंज इन स्टेट को अपोज करती है इनर्शिया की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, और हमने बहुत सारे इक्विलिब्रियम के सवाल किए थे। कितने सवाल किए थे इक्विलिब्रियम के, जरा बताइएगा। बता सकते हैं कितने सवाल किए होंगे हमने इक्विलिब्रियम के? बहुत सारे किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल तुम्हें होमवर्क कराऊंगा जो ये मैंने दिया था, क्योंकि जेई का सवाल है। एक सवाल होमवर्क कराऊंगा, बाकी स्प्रिंग वाले बहुत आसान थे। फिर हम समझेंगे मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। और उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज एक्चुअल में लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का कंसेप्ट देता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये सवाल देखो, ये जेई का इसलिए मैं थोड़ा करा देता हूं। स्ट्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास ओवर अ क्लैम्प्ड पुल्ली ऑफ मास एम। यहां पे जो पुल्ली है ये एम मास का है, पुल्ली ऑफ एम मास, सपोर्टेड अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एज सोन इन फिगर। देन फोर्स ऑन द पुल्ली बाय द क्लैंप इज, क्लैंप, ये जो क्लैंप है ये क्लैंप है, ये पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो क्लैंप रेस्ट में है क्या? हाँ सर क्लैंप रेस्ट में। ऐसे देखो सोचते कैसे हैं, क्लैंप रेस्ट, सॉरी पुल्ली रेस्ट में है क्या? हाँ, किसके वजह से? क्लैंप के फोर्स की वजह से। तो क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है वो उतना ही लगाएगा जितना कहीं और से पुल्ली पर लग रहा होगा। हाँ, पुल्ली पर कितना लग रहा था? तो इस ब्लॉक का कैपिटल एमजी, ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये पुल्ली है, ये क्लैंप है। तो ब्लॉक का कैपिटल एमजी फोर्स नीचे, उतना ही बेटा टेंशन यहां पे ऊपर लगेगा टी। अगर ये रेस्ट में है, दूसरा पेन ला दो सर, ये नहीं चल रहा। टी बराबर होगा एमजी, टी बराबर क्या होगा एमजी? दूसरा पेन ला दो ना, नॉर्मल वाला, ये चल नहीं रहा। टी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एमजी। तो यहां पे पुल्ली को ये रस्सी पकड़ के नीचे टी से खींच रहा होगा। हाँ, और यहां पे भी कांटेक्ट है, पुल्ली को रस्सी पकड़ के इधर खींच रहा होगा, पुल्ली पे फोर्स लग रहा है ये टी। तो अगर मैं पुल्ली का एफबीटी बनाऊं, ये पुल्ली है, पुल्ली पर इधर फोर्स लगा टी, देखो ध्यान से, पुल्ली पर इधर फोर्स लगा टी, पुल्ली पर नीचे फोर्स लगा टी। सर ऐसे तो दोनों टी और टी मिलके हो जाएगा रूट टू टी। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, दोनों टी और टी मिलके क्या हो जाएगा? रूट टू टी। अच्छा, नीचे एक और फोर्स लग रहा है, इसके पास m है इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अरे भाई, तो नीचे दो फोर्स लग गए सर, कौन कौन से? सर इधर नेट फोर्स लग गए mg प्लस टी, और यहां पे है टी की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल mg। इसको हम लिख सकते हैं mg प्लस कैपिटल mg। तो ये जो पुल्ली है उस पर बाहर से ये जो दो फोर्स लग रहे थे, जो पुल्ली है इस पर बाहर से जो दो फोर्स लग रहे थे, एक इस रस्सी का टेंशन जो कि कैपिटल mg के बराबर है, एक इसके खुद के मास की वजह से जो स्मॉल mg के बराबर है, एक इधर mg। तो इन दोनों फोर्स को, ये पूरा y में और ये पूरा x में, इन दोनों फोर्स का जो वेक्टर सम आएगा वो वेक्टर सम इधर कुछ आएगा, ये और इसको जोड़ के। हाँ सर, और उस वेक्टर सम के बराबर क्लैंप लगा रहा होगा ताकि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर बन रहा होगा, इसमें थोड़ा सा पत्नी जी बाहर निकाल दिया, थर्ड आंसर आएगा। क्या आएगा? थर्ड आंसर आएगा। बी गलत है ना, दूसरा गलत है। कौन सा दे रहे थे आप? डी दे रहे थे क्या? डी 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 नहीं नहीं, डी ही सही है, सॉरी फोर्थ ही सही है, सॉरी मेरी गलती है, माई मिस्टेक, फोर्थ ही सही है। कैसे, मैं एक बार और बता देता हूं। ये तुम्हारा पुल्ली है, ये क्या ला के दिया है यार,
ये तुम्हारा पुल्ली है, ठीक है। इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस रस्सी की वजह से टी लगेगा और टी की वैल्यू है कैपिटल एम जी, और इसके खुद के मास की वजह से नीचे लगेगा स्मॉल एम जी, और इधर एक रस्सी है, रस्सी का टी मतलब कैपिटल एम जी। तो इस पर जो नेट फोर्स लगाओगे, नीचे हो गया तुम्हारा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, और इधर हो गया कैपिटल एम इंटू जी। इन दोनों का वेक्टर सम करो 90 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम इंटू जी का होल स्क्वायर का रूट। यहां से जी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो चौथा आंसर आ जाएगा। और ये जो नेट फोर्स बाहर से पुल्ली पर लग रहा था मिला के, उतना ही क्लैंप लगा रहा होगा ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो बिल्कुल डी आपका आंसर है। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल लिख लिया करो। नेग्लिजिबल मास है सर, स्ट्रिंग का बेटा नेग्लिजिबल मास है, गड़बड़ कर दिया ना। देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुल्ली, क्लैम्प पुल्ली मतलब क्लैम्प के साथ जो पुल्ली है, ऑफ मास स्मॉल एम, पुल्ली का मास है, पुल्ली का मास है। मोशन इन प्लेन की रिकॉर्डिंग बेटा दे दूंगा, थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, मैं भी समझ सकता हूं। लेकिन उसका एक फायदा भी है ना, 2-3 दिन बाद दिया तो मैं जब दूंगा ना, तो थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कराते हुए और फिर मैं पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा। चलो, थोड़ा लेट किया तो मैं ये भी काम कर दूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक स्लाइड में पूरा रिवाइज करा दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जितने सवाल है मैं पूरा करा दूंगा, है ना। पीडीएफ पढ़ा है मुझे, जितना कराना है करा दूंगा, तो वहां से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और सारे सवाल करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, एक ये सवाल भी करना है, ये भी होमवर्क नहीं दिया तो देख लो। इक्विलिब्रियम के सवाल होते हैं रस्सी को कट करने वाले। अ सिस्टम एज शोन इन अ फिगर इज इन इक्विलिब्रियम इफ स्ट्रिंग इज कट, देन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ए और बी का एक्सीलरेशन क्या होगा जब हम इस रस्सी को यहां से कट करेंगे। रस्सी को कहां से कट कर रहे हैं, देखिए रस्सी को कहां से कट कर रहे हैं, देखिए ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर, रस्सी को यहां से कट कर रहे हैं, देखो ऐसे रस्सी को यहां से कट करें। आज क्रैश कोर्स का लेक्चर तुम्हारे उसमें अपलोड हो जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ये दो चैप्टर के डिटेल लेक्चर आज अपलोड हो जाएंगे। मैंने क्रैश कोर्स के लेक्चर अपलोड कराया, जो क्रैश कोर्स में मैंने पढ़ाया है, यकीन मानो उस क्रैश कोर्स की जो डेंसिटी है, जो इंटेंसिटी है कंटेंट का, वो बहुत हाई है। उसमें कोई बकवास बातें नहीं है, बहुत अच्छे से डिलीवरी है, सारे थ्योरम का जो भी बेसिक फिजिक्स है उसका बहुत अच्छे से डिलीवरी है, और उस पर सारे मतलब 90% PYQ है, 100% कंसेप्ट है। और मोशन इन अ प्लेन आई गेस 2 लेक्चर में ही होगा, और ये 2 या 3 लेक्चर में होगा, मैं कंफर्म कर लेता हूं, 2 या 3 लेक्चर मतलब 6 घंटे में, और ये 3 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर में, 3 या 4 लेक्चर में, 3 या 4 लेक्चर में। देख रहे हो, जो हमने 13 लेक्चर में पढ़ा है वो 4 है, 9 लेक्चर में पढ़ा है वो 3 लेक्चर में, और इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो एक बार ये लेक्चर देखो, ये एक बार ये लेक्चर देखना, सबको देखना है। अगर आपको रिवाइज करना है तो भी ये लेक्चर देख लीजिएगा, अगर आपका बैकलॉग है तो भी ये लेक्चर देख लीजिए। बैकलॉग वाले लेक्चर एक बार देखना, है ना, मोशन इन अ प्लेन का आज ही में अपलोड हो जाएगा, मैंने बोल दिया था, है ना। अभी मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं, बोल देता हूं मैम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन आज अपलोड करा दीजिएगा प्लीज, और उसका टैगलाइन वही रखिएगा, डिटेल बैकलॉग लेक्चर वाले टैगलाइन में ही अपलोड करिएगा ना, डिटेल बैकलॉग लेक्चर वाले टैगलाइन में। तो डिटेल्ड जो लेक्चर है उसी में होगा, ये सच में डिटेल्ड है भाई, सच में डिटेल्ड लेक्चर है। मोशन इन अ प्लेन 3 लेक्चर या 4 लेक्चर होंगे, देखना यार एक बार कंफर्म, मैं बता देता हूँ। चलो हटाओ, मैं अभी बता ही देता हूँ ताकि फंडामेंटल क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, मैं बता देता है। NLM 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, मैं आपको बताना चाहूंगा 9, ठीक है, 9 लेक्चर। अब 9 लेक्चर में दोनों कंप्लीट हो गया, तो मैं वही तो कह रहा 4 3 7 9 लेक्चर टोटल है, टोटल 9 लेक्चर।
टोटल 9 लेक्चर, टोटल 9 लेक्चर। तो टोटल 9 लेक्चर का मतलब हो गया कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो लगभग 24 लेक्चर में पढ़ाया था ये चीजें। उसी 700 प्लस प्लान का ये हिस्सा है, 700 प्लस प्लान का वही हिस्सा है। आने किसी के टेस्ट में 500 नंबर नहीं आ रहा है और इनके 700 प्लस का प्लान चाहिए इनके टेस्ट में 500 नंबर नहीं आ रहा है और प्लान 700 का चाहिए। तो मैं बता देता हूं, बाकी लोगों से अभी बात हुई नहीं है डिटेल में, है ना, बाकी लोगों से बात हुई नहीं है, बट मैंने सब लोगों को ये बोला है, सब लोगों से बात करी है ना, एक बार डिस्कस करके आपको बता देंगे। तो आपको क्या करना है कि जितने भी 600 प्लस वाले बच्चे हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिनके 600 प्लस हैं ये क्रैश कोर्स के लेक्चर पूरे देखने हैं, ठीक है ना, ये क्रैश कोर्स के लेक्चर पूरे देखने हैं। जिनका बैकलॉग है यहाँ से देखो, 100% इसमें कंटेंट कवर है। एक चीज तुम्हें कम मिल जाए ना तो लेक्चर के बाद बता देना, इसको मैं डिलीट करवा दूंगा हमेशा के लिए, पीडब्ल्यू के सर्वर से भी हटवा दूंगा। एक चीज इसमें कमी मिल जाए थ्योरी की तो पीडब्ल्यू के सर्वर से ही हटवा दूंगा सारे लेक्चर। भाई 9 लेक्चर, समझ रहा है, ये 9 लेक्चर है। अब सोच 9 लेक्चर और वो भी रिकॉर्डेड हाई डेंसिटी के साथ। तो जो मैंने आपको 9 या 10 लगा होगा, उधर 13 14 था, 24 लेक्चर का जो कंटेंट है, 22-23 लेक्चर का कंटेंट, उसको 9 लेक्चर में समेट दिया। मतलब आधा का भी आधा हो गया, थोड़ा आधा से भी कम हो गया, 40% टाइम। तो पूरा थ्योरी पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये टाइम बहुत जस्टिफाइड है, ठीक है, ये टाइम बहुत जस्टिफाइड है। तो ये है आपको डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर, यहां से आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पर चैप्टर, है ना, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अलग से रिकॉर्ड करके हम आपको देंगे, है ना, रिकॉर्ड करके देंगे। हर चैप्टर में 30 से 40 प्रॉब्लम, हर चैप्टर में 30 से 40 से 50 प्रॉब्लम, डिपेंड अपॉन साइज। 30 to 60 क्वेश्चन, 30 to 60 क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो सच में थोड़ा दिमाग लगाने वाले होंगे, थोड़ा सोचने वाले होंगे, उसका ब्लैंक पीपीटी भी दे देंगे और इसको रिकॉर्ड करके देंगे। जैसे डीपीपी बी था ना, वही वाली चीज है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि अभी हमने वेक्टर पढ़ा, तो वेक्टर में तो बहुत प्रैक्टिस करा दिया। मोशन स्ट्रेट लाइन के अभी कुछ टॉपिक है जिसके सवाल अभी नहीं दिए, जैसे रिलेटिव मोशन के, मोशन अंडर ग्रेविटी के, ग्राफ के बहुत अच्छे सवाल नहीं करे हैं। तो उस बहुत अच्छे क्वेश्चंस का अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर आया करेगा और उसका एक शेड्यूल बना देंगे सारे सब्जेक्ट का, है ना। ये मैंने सोचा था, सारे सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि 700 वाले बच्चों के लिए अलग है, 600 वाले बच्चों के लिए अलग है। जिसकी औकात है देखो, नहीं है छोड़ दो। लेकिन इसमें नहीं समझ आएगा सबको, क्योंकि सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी नहीं होती बेटा, सबकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो 30 से 60 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि रैंडम, टॉपिक वाइज, ताकि ये एकदम सिस्टमैटिक अरेंज हो, इसका एक प्लानर हो, है ना। और रोज एक लेक्चर आएगी एक सब्जेक्ट की। फिजिक्स की हो सकती है 2 लेक्चर आए, केमिस्ट्री की 2 लेक्चर आए, बायो की है थोड़ी। तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस के लेवल होंगे, सीक्वेंस में अरेंज, जैसे चैप्टर में होते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का 2 बढ़िया क्वेश्चन, स्पीड वेलोसिटी का 3 बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलरेशन का 3-4 बढ़िया क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी का 6-7-8 बढ़िया क्वेश्चन जो तुमसे सच में ना हो, ग्राफ के 4-5 बढ़िया क्वेश्चन, मोशन इन अ रिलेटिव मोशन के बढ़िया क्वेश्चन, है ना, जो सोचने वाले हो, कंसेप्ट को पूरा ब्रशअप कर दे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे एकदम सीक्वेंस में, मतलब पूरा चैप्टर ही, जैसे एक होता है ना समरी लेक्चर। तो गधे बच्चे क्या मांगते हैं, समरी लेक्चर दे दो। क्यों? क्योंकि उन साले से रिवीजन ही लिख लिख के नहीं हो रहा, पूरे चैप्टर का रिवीजन लिख लिख के नहीं हो रहा, तो समरी लेक्चर मांगते हैं। अच्छा बच्चा क्या कहता है, सर पूरा तो याद है, पूरा पढ़ लिया, वो तो हम खुद लिख लिख के रिवाइज कर लेंगे सर, और अच्छे सवाल हो जाए तो मजा आ जाए। तो वो अच्छे सवाल आएंगे, और वो अच्छे सवाल हर चैप्टर के सिक्वेंस मैनर में आएंगे, है ना। कोई रैंडमनेस नहीं होगा, टॉपिक वाइज होगा, है ना, और एक सिस्टमैटिक पैटर्न होगा। ऐसा नहीं, एक वो करिकुलम का हिस्सा होगा, उसका प्लानर आपको बना के दे देंगे, ताकि ऐसा नहीं कि 2 लेक्चर आए उसके तीसरा पक्का पता नहीं, चौथा है उसके 5वां का पता नहीं। जैसे रोज क्लास चलती है ना, उसकी एक शेड्यूल्ड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, शेड्यूल्ड होगा लेक्चर, शेड्यूल्ड होगा, और उस समय टीचर को देना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे फायदा होगा, शेड्यूल्ड लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए बाकी आप बैकलॉग लेक्चर यहां से देखिए एक बार। चलिए आगे समझते हैं, आइए। सिस्टम एज शोन इन अ फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम। इफ स्ट्रिंग इज कट देन एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इज, देन एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, cutting the string, just after cutting the string,
जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग काटेंगे उसी समय, जैसे स्ट्रिंग काटेंगे उसी समय। देखो सबसे पहले बात, इक्विलिब्रियम में इसका फोटो बना लो। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बेटा कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लाएगा 2 mg, और इस पर टेंशन कितना लाएगा ऊपर T। अगर मैं ये रेस्ट में है, इस पर फोर्स बैलेंस करूं, क्या T बराबर 2 mg होगा? हाँ सर, T बराबर क्या हो जाएगा 2 mg होगा। T बराबर क्या होगा 2 mg होगा। सही, ठीक है, समझ गया। नीचे की तरफ एक T टेंशन आएगी, हाँ यहाँ जैसे T ऊपर आई थी, इसकी वैल्यू क्या है सर 2 mg। इस T की वैल्यू निकाली ना भी, देखो यहाँ से ये जितना T ऊपर लगेगा उतना ही तो T नीचे। यहाँ पे एक mg नीचे लगेगा, हाँ सर mg नीचे लगेगा, ये mg और ये 2 mg। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा इक्विलिब्रियम में? तो नीचे टेंशन 2 mg और ये mg, क्या ये 3 mg लग रहा होगा? हाँ सर 3 mg लग रहा। अब इसको कट करोगे, तो जैसे ही तुम कट करोगे तो क्या स्प्रिंग को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग एज इट इज रहेगा। यहां पे तुम्हारा m मास का ब्लॉक है, यहां पे 2m मास का ब्लॉक है, और ये रस्सी को आपने काट दिया। देखो तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, लूज पड़ जाएगा। देखो ये रस्सी कट गया, देखो ना यहां से ये रस्सी काट दिया हमने, देखो ऐसे ये रस्सी कट कर दिया। तो रस्सी जैसे ही कट किया तो रस्सी में टेंशन खत्म, रस्सी में टेंशन जो पहले लग रहा था वो खत्म। स्प्रिंग फोर्स एज इट इज बेटा लग रहा होगा 3 mg, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट इज लगेगा 2 mg। सर इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, हाँ यही फोटो बनेगा। सिर्फ इसमें टेंशन को हटा दो, बाकी सब एज इट इज। तो ऊपर टेंशन 0, हाँ तो नीचे तो 2 mg लग रहा है और 2m का मास का ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बोलो सर 2 mg, मास बोलो 2m इंटू ए। बेटा मास, इसका मास की वैल्यू 2m है, m से m कटेगा तो a बराबर आ जाएगा, अच्छा 2 से 2 भी कटेगा, a बराबर आ जाएगा g डाउनवर्ड। ये फॉर्मूला है, ये बेटा फॉर्मूला है बराबर m में। अब फोर्स कितना लग रहा था 2 mg, मास कितना है 2ma, 2m मास इंटू एक्सीलरेशन, ये g डाउनवर्ड। यहां पे देखोगे तो 3 mg ऊपर लग रहा है फोर्स, हाँ सर 3 mg ऊपर लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखो तो 3 mg माइनस mg होगा, हाँ बराबर इसका मास क्या है m इंटू एक्सीलरेशन a। 3 mg में से mg घटाओगे 2 mg बराबर क्या आएगा ma, m से a m कट गया, a बराबर हो जाएगा 2g। ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a हो जाएगा 2g अपवर्ड और एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा g डाउनवर्ड। देखिए ध्यान से 2g इंटू जी, 2g एंड g। एक और ऐसा सवाल करा लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। क्या है, इनिशियली बोथ ब्लॉक ए एंड बी स्टे एट इक्विलिब्रियम, दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, ए एंड बी दोनों इक्विलिब्रियम में। देखो ए एंड बी दोनों इक्विलिब्रियम में। इफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, कहां है ए और बी, ए और बी के बीच में स्ट्रिंग, इसको कट करूंगा, इसको कट करने वाला हूं, इसको कट करूंगा, कट, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग इज। देखो कटने से पहले इसका एफबीडी बना लो, तो कटने से पहले नीचे इस पर एमजी फोर्स लगेगा, हाँ सर एमजी लगेगा, इस पर ऊपर टी लगेगा, इस पर नीचे टी लगेगा, और यहां पे कुछ फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, या यहां पे टी लगेगा, टेंशन लगेगा टी, यहां पे टेंशन लगेगा टी, ठीक है ओके। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस टी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ए इक्विलिब्रियम में है तो टी बराबर एमजी हो जाएगा, तो टी बराबर एमजी, तो ये भी एमजी के बराबर नीचे फोर्स लग रहा है, हाँ, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एमजी नीचे लगेगा, तो कितने नीचे फोर्स हो गए 2mg। तो यहां पर जो टेंशन होगा टी डैश, क्या वो 2mg के बराबर होगा, हाँ 2mg के बराबर होगा, और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, हाँ देखो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो जैसे तुम स्ट्रिंग काटे तो ये जो ब्लॉक है m मास का a वाला, उस पे तो सिर्फ mg नीचे लगेगा और ऊपर वाला स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, हाँ B का नीचे वाले स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, इसका टेंशन खत्म। B पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा और ऊपर में 2mg ये टी डैश एज इट इज लगता रहेगा। अरे भाई इसको थोड़ी ना काटा कि इसका टेंशन 0 हो जाएगा, काटा तो इसको है, तो सर इस पर mg फोर्स नीचे और कोई फोर्स है नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा। इस पर 2mg फोर्स, नीचे mg फोर्स, तो बचेगा कितना सर 2mg ऊपर लग रहा है, mg उसी इंस्टेंट पे नीचे लग रहा है, थोड़ी देर बाद स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो थोड़ी देर बाद इसमें फोर्स कम होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पर तो 2mg में से mg घटाओगे तो नेट फोर्स ऊपर आएगा, mg बराबर मास me है, m से m कटेगा, a बराबर g अपवर्ड। तो एक g से नीचे जाएगा a और एक g से ऊपर जाएगा, g डाउनवर्ड एंड g अपवर्ड, a वाला g डाउनवर्ड एंड g अपवर्ड, ये आएगा आंसर, ठीक है। एक जा रहा है जी डाउनवर्ड से, एक जा रहा है जी अपवर्ड से, क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट है जो
1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 500 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, या मीटर पर सेकंड मान लो। एक ऑब्जेक्ट है जो 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 500 मीटर पर सेकंड चल रहा है। किसको रोकना आसान होगा? स्प्रिंग से क्या फर्क पड़ेगा? स्प्रिंग को काटा थोड़ी ना है, स्प्रिंग को मैंने देखा है, स्प्रिंग को तो काटा नहीं है, और वैसे भी स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली कम नहीं होता, थोड़ी देर बाद स्प्रिंग फोर्स कम होगा, थोड़ी देर बाद स्प्रिंग फोर्स कम होगा बेटा। किसको रोकना आसान है? इसमें डाउट है? डाउट तो तेरा जीवन भर रहेगा बेटा, डाउट कभी खत्म थोड़ी ना होगा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। नहीं करूंगा जी, अपवर्ड समझ नहीं आया, ठीक है। तेरा मुंडी पकड़ के कोई ऊपर खींचेगा 2 mg फोर्स से, और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे mg, मतलब बुर्बकपना की हद होती है। मान ले ऊपर किसी इंस्टेंट पे जैसे नीचे वाला रस्सी काटा, ऊपर वाला तो काटा नहीं, यहां पे ऊपर है 2 mg, m मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे mg, ठीक है। अब बता किधर फोर्स ज्यादा लग रहा है? किधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, 2 mg की mg? अबे बकलोल इंसान, फोर्स किधर ज्यादा लग रहा है, 2 mg की mg? सर 2 mg फोर्स ज्यादा है, तो 2 mg फोर्स ज्यादा है, उसमें से mg घटाएंगे भाई। अब देखोगे ना ऊपर का फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स देखोगे तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितनी आएगी? सर 2 mg ऊपर mg नीचे है, तो 2 mg माइनस mg ये नेट फोर्स आएगा, बराबर मास इंटू एसेलरेशन। ऑब्जेक्ट की मास m थी, मास इंटू एसेलरेशन, 2 mg में से mg जाएगा तो क्या बचेगा? mg बराबर ma, m से m कट गया, a बराबर g, अपवर्ड होगा आंसर। सर अपवर्ड क्यों? ऊपर ज्यादा फोर्स है, नीचे कम है, तो ऊपर ही जाएगा। ये कैसे बच्चे होते देखो तो, मोहम्मद साहिल पे डैश होता है तो। सर यहां पर अगर स्ट्रिंग कटेगा तो टी एक खत्म हो जाए, हाँ तो खत्म ही तो किया ब्लॉक बी पे, नीचे वाला खत्म किया। वाई नॉट ऑप्शन सी? ठीक, ऑप्शन सी क्यों नहीं है? जी डाउनवर्ड एंड जी डाउनवर्ड। हेलो, हाँ ये रस्सी अलग है तो इसमें टेंशन अलग होगा, ये रस्सी अलग है इसमें टेंशन अलग होगा। हाँ सर अलग ही टेंशन आएगा क्योंकि रस्सी अलग है। ये अगर रेस्ट में है, क्योंकि पहले इनिशियली इक्विलिब्रियम, इनिशियल डायग्राम है, पहले इनिशियल डायग्राम है, तो ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर फोर्स कितना है T, और नीचे फोर्स कितना है mg, तो ये हो जाएगा T बराबर mg। इनिशियली, पहले इनिशियली इसको बैलेंस किया है, यहां से देखा है ऊपर T नीचे mg, ऊपर T नीचे mg, रेस्ट में है, फोर्स बैलेंस होगा। इसको देखेंगे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इसके मास की वजह से mg होगा, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो लगेगा, और एक टेंशन भी T नीचे लग रहा है, तो एक T खुद mg के बराबर है, और नीचे mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो mg, तो ये T डैश क्या हो जाएगा 2 mg। अब हम कौन सी रस्सी काट रहे हैं? हम ये वाला स्ट्रिंग काट रहे हैं, A और B के बीच में, इसको कट किया, कटिंग दिस। जैसे में ये कट करेंगे तो फोटो क्या होगा, ऐसा बनेगा कि ये जो B है वो m मास का है, इस रस्सी को काटा तो ये तुरंत से लूज हो जाएगा, ये तुरंत से लूज हो जाएगा, जिसको कट करते हैं वो तुरंत से लूज हो जाता है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, ऐसा फोटो बनेगा। अब रस्सी काटने से ग्रेविटेशनल फोर्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रस्सी काटने से ग्रेविटेशनल फोर्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं सर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे भी mg डाउनवर्ड लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर भी mg डाउनवर्ड लगेगा। हाँ, ऊपर में एक रस्सी है, इसको तो काटा नहीं, तो ये T डैश एज इट इज 2 mg रहेगा, तो ये टेंशन है 2 mg, और ये टेंशन है नीचे mg। किसका फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स कि ऊपर लगने वाला फोर्स? सर ये 2 mg है, ये ज्यादा है, और ये सिर्फ mg है,
mg का सर डबल हुआ, तो फोर्स ज्यादा है, तो जिधर फोर्स ज्यादा होता है उधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो ये ऊपर जाएगा। और इसमें सिर्फ mg नीचे लग रहा है, ये तो टेंशन जीरो हो गया इसमें, तो सिर्फ mg नीचे लग रहा है, तो ये नीचे से लेट होगा। ये ना 7वीं 8वीं का बच्चा पढ़ता है, साला 7वीं 8वीं का बच्चा पढ़ता है। वाई नॉट सी जी डाउनवर्ड एंड जी डाउनवर्ड क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं गया? अब साले तुम्हें लात ऊपर मारूंगा तू नीचे जाएगा, धक्का आगे दूंगा तू पीछे जाएगा। साली इतनी कॉमन सेंस नहीं होती और बैच में आ जाते हो कि डॉक्टर बनेंगे। सर डॉक्टर मत बनना, मत बनना डॉक्टर, सारा जीवन खराब, बनोगे भी नहीं वैसे तो, क्या बनोगे डॉक्टर, डॉक्टर का डैश। बढ़िया है, बढ़िया है, 650 कटअप होता है। फिजिक्स में तेरे 20 नंबर नहीं आने वाले हैं, फिजिक्स में तेरे 20 नंबर नहीं आएंगे। साले ये भी नहीं समझ में आ रहा, अब समझ आया क्यों? पहले 2 mg ऊपर था, mg नीचे था, 2 बार बोला था तब नहीं समझ में आया। कचरा बैच है यार, यकीन बैच में कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। समस्या तो सबसे बड़ी ये है, वर्स्ट बैच, सबसे खराब बैच यकीन बैच है। सबको डॉक्टर बनना है, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिधर ज्यादा फोर्स होता है उधर ऑब्जेक्ट जाएगा। उसको फिजिक्स कौन समझा पाएगा दुनिया में, बता? और कोई फिजिक्स समझा भी देगा तो गोना भागी समझाएगा। दुनिया का सबसे खराब बैच है यकीन बैच। जिसको यही नहीं पता कि ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, वो साले फिजिक्स पढ़ेंगे। अब इनको 700 का प्लान चाहिए, 70 नंबर नहीं आएंगे इनके। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, 4000 का बैच खरीद लिया, बोला कि अब तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, 4000 का बैच खरीद के डॉक्टर बन जाएंगे। इसको यही नहीं समझ में आ रहा ऊपर का फोर्स है तो ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट। और ज्ञान देने के लिए बोलो, अभी देखना कमेंट में कितने ज्ञान देंगे, देखना कमेंट में कितने ज्ञान देंगे। सुनना सुनना डैश। देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ए ऑब्जेक्ट है और वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से, और मैं आपको बोलूं कि इसको रोकना है, तो किसको रोकना आसान और इजी होगा? जल्दी बताइए, किसको रोकना आसान और इजी होगा? जल्दी बताइए, किसको रोकना आसान और इजी होगा? जल्दी बताइए, किसको रोकना आसान और इजी होगा? बताइए, किसको रोकना आसान और इजी होगा? किसको रोकना आसान और इजी होगा? किसको रोकना आसान और इजी होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन ए को, दूसरा ऑप्शन बी को, तीसरा ऑप्शन डोंट नो। डोंट नो, किसको रोकना आसान है, किसको रोकना इजी है, किसको रोकना इजी है? चलो पोल क्रिएट कर देते फटाफट, सिर्फ 30 सेकेंड।
चलिए यार, कैंसिल होगा इसका सी। रुक जाओ एक बार। रुक जाइए बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा समय देना, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जा। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, मैं कर रहा हूं, रुक जा। रुक जा 1 मिनट। 1 मिनट रुक जा बस। चलिए, सॉरी। कितने लोग का जवाब क्या है? 36% लोगों का जवाब है सही। 36% लोगों का। यार एक कलम तो चलता नहीं है यार, क्या लेके आए हैं ये? यार मार्कर ढंग वाला दो यार, ये पतला मोटा पता नहीं क्या क्या रखा है। नॉर्मल जो होता है वो दो यार। वो काला वाला सही होता है। हाँ, क्लासेस चल रही हैं। तो कहीं इधर देखो ना।
चलिए देखिए ध्यान से, तो हमने ये तो बताया ही नहीं ना, हमने ये तो बताया ही नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या था, हमने ये तो बताया ही नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसको रोकना आसान है, इसको रोकना इजी है? मान लो ये ट्रेन हुआ तो, ट्रेन हुआ तो, अगर ट्रेन होता, अगर ट्रेन होता तो इसको रोकना, हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज अब? हेलो हेलो हेलो, चलिए आ रही है आवाज, चलिए। तो हम देंगे जवाब डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता है। हमें क्यों नहीं पता है? हमें इसलिए नहीं पता है, हमें इसलिए नहीं पता है कि ये क्या है, इसकी मास कितनी होगी। अगर ये ट्रेन हुआ तो, सर ट्रेन हुआ तो हम नहीं रोक पाएंगे। अगर ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा होता, ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा होता तो उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर ये तो 500 मीटर पर सेकंड चल रहा है। अगर मान ले इसका मास 1 ग्राम भी हुआ ना, 1 ग्राम का भी ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो भी ये 500 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसको रोकना आसान नहीं है। अरे हाँ, तो आप नहीं बता सकते कि आप किसको रोक सकते हो, मतलब आप रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते हो? सर हम रोक इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैपेबल फोर्स नहीं है। आप ट्रेन को क्यों नहीं रोक सकते हो? क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए आपके पास इतनी कैपेबल फोर्स नहीं है। अच्छा, ट्रेन के पास ऐसा क्या है जो आप उसको नहीं रोक पा रहे हो? इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत है। मान लीजिए कि इसका इतना ज्यादा मास है, भले ही स्लो चल रहा है, बस इसका मास ज्यादा है, तो यहां से एक हमें टर्म मिलता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इज नॉट रिलेटेड विथ वेलोसिटी ओनली, मोमेंटम इज नॉट रिलेटेड विथ मास ओनली, मोमेंटम इज रिलेटेड विथ कितना मास कितने वेलोसिटी से चल रहा है। इसको हम कहते हैं मोशन। मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, कंटेंट इन अ बॉडी, इन अ बॉडी। मोमेंटम का मतलब सिर्फ मोशन नहीं होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मोशन बॉडी कितना कंटेंट करके चल रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और उसकी वेलोसिटी वी है। सर 1 kg मास ले लेता हूं, चलो। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg मास का और उसकी वेलोसिटी वी बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट है 1 ग्राम मास का, 1 ग्राम मतलब 1000 टाइम्स कम हुआ, और इसकी वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं पूछूं कि मोशन कितना है दोनों में, तो मोशन तो सेम है। जिस रफ्तार से ये चल रहा है उसी रफ्तार से ये चल रहा है, लेकिन मोशन कंटेंट करने की क्षमता, इनर्शिया ऑफ मोशन में रहने की क्षमता, मोशन को कैरी करके करने की क्षमता, मोशन बना के रखने की क्षमता इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि इसकी मोमेंटम ज्यादा है। अच्छा, रोकना हुआ तो किसको आसानी से रोक सकते हैं? सर अगर रोकना हुआ तो 1 kg वाले को हम जल्दी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 1 ग्राम बहुत आसानी से रुक जाएगा। बताओ हाँ या ना? बताओ 1 ग्राम वाला बहुत आसानी से रुकेगा या नहीं? हाँ सर, 1 ग्राम वाला तो बहुत आसानी से रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी 10 है, मास इतना कम है, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे रुक जाएगा। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से 1 kg वाला चल रहा है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, क्यों? मोशन तो दोनों में सेम है। हाँ, मोशन दोनों में सेम है, मोशन दोनों में सेम है, लेकिन मोशन को बना के रखने की क्षमता पहले वाले की ज्यादा है। इसको कहते हैं मोमेंटम। मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, इज कॉल्ड मोमेंटम। थोड़ा फील आया कि नहीं मोमेंटम का? मोमेंटम मतलब मोशन नहीं, मोशन बना के रखने की क्षमता। तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मान लो ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो उसका प्रोडक्ट तो ज्यादा ही होगा। मान लो मास कम है लेकिन उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो मोमेंटम फिर भी ज्यादा होगा। मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग वेलोसिटी। डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग वेलोसिटी या अलोंग मोशन। जिधर मोशन होता है उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। ये इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर बुलेट को क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि बुलेट में मास कम है लेकिन उसकी रफ्तार ज्यादा है, इसलिए हम नहीं रोक सकते। जिसका मास ज्यादा है उसी को रोकने में दिक्कत थोड़ी ना आएगी। जिसका मास ज्यादा है उसको भी रोकने में दिक्कत है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको भी रोकने में दिक्कत है। सोचो,
बताओ, मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? इसके पास डायरेक्शन होगा। क्या ये प्लस माइनस हो सकता? हाँ, कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। बताओ किसको रोकना इजी है? हमें नहीं पता, अगर ट्रेन है और बहुत स्लो चल रही तो नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है, यहां पे मोमेंटम ज्यादा है, यहां पे मोमेंटम ज्यादा है, यहां मोमेंटम कम है, इसलिए इसको आसानी से आप रोक सकते हो। इसकी मोमेंटम क्या होगी सर? थोड़ी कम होगी, और इसकी मोमेंटम क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी मोमेंटम क्या होगी? ज्यादा होगी। तो और आओ मोमेंटम पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। मान लो कि m मास का ऑब्जेक्ट था और वो v स्पीड से जा रहा था आगे, ठीक है, जा रहा था, वो गया 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 गया, एक बाउंड्री से टकराया, और वो इलास्टिक बाउंड्री था। इलास्टिक मतलब जितनी रफ्तार से टकराया उतनी रफ्तार से वापस आ गया। ये टकराया और इसी रफ्तार से m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से वापस आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो यहां पे हम इसकी इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू, और मोमेंटम तो वेक्टर है, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। मान लो आगे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो पीछे की डायरेक्शन हमारी निगेटिव हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो हमारा जो मोमेंटम आएगा वो प्लस एम यू आएगा। और फाइनल मोमेंटम जब आप यहां पे लिखेंगे तो क्या आप माइनस एम यू लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम बताइए, क्या आप माइनस एम यू लिखेंगे? हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस एम यू, डायरेक्शन की वजह से। इनिशियल मोमेंटम कितना है? माइनस, इस फॉर्मूले का माइनस, इनिशियल मोमेंटम है एम यू। तो क्या चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस टू एम यू? यस, चेंज इन मोमेंटम हो गया माइनस टू एम यू। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछे तो, 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 सर इसका मैग्नीट्यूड मतलब माइनस हटा के सीधा टू एम यू आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछे तो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछे तो। अच्छा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछे तो, ये क्या आएगा? जीरो आएगा। अब बोलेंगे सर ये तो हमको नहीं समझ में आया, वेक्टर में पूरा अच्छे से सिखाया था, वेक्टर में पूरा अच्छे से सिखाया था। ये मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड बताओ किसका? चेंज इन मोमेंटम का। मोमेंटम में जितना चेंज हुआ है वो निकालो और फिर उसका मैग्नीट्यूड बताओ। ये बताए चेंज बताओ, चेंज बताओ किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में। तो चेंज बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का। तो यहां पे मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो सिर्फ एमयू, और यहां पे मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ एमयू। फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एमयू, इनिशियल मोमेंटम का। इसको अगर डिफाइन करो तो कैसे लिखोगे पता है? कैसे लिखोगे पता है? फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एमयू, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एमयू। बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? और ये दोनों टर्म अलग है कि एक ही जैसे है? बताओ, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है कि अलग अलग है? सही है? चलिए आगे देखें, आगे देखें। मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से चल रहा था, सामने किसी चीज से टकराया। अब भाई टकराया, और टकराने के बाद सीधा u वेलोसिटी से ऊपर चला गया। इस केस में चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए। क्या लिखा है सर? चेंज इन मोमेंटम और उसके बाद मैग्नीट्यूड। क्या ये सीधा तुम बोल सकते हो रूट टू एम यू हो जाएगा? सीधा लिख सकते हो रूट टू एम यू हो जाएगा? बताओ। ये देखो, ये देखो, m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से जा रहा है, जाते 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 यहां पे एक दीवार से टकराया और फाइनली ये टकराने के बाद रेस्ट में आ गया।
तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा सर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम एमयू। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो एमयू आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिख देता हूं ना भाई, मैग्नीट्यूड में हम निगेटिव इग्नोर कर देते हैं। देखो 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 ना, ये एम मास की ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रही थी, हाँ गया 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 टकराया, एम मास की ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से पीछे आ गया। तो पीछे है तो डायरेक्शन इसका निगेटिव होगा, और आगे है तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। फाइनल मोमेंटम लिखोगे माइनस एमयू, माइनस फॉर्मूले का, इनिशियल मोमेंटम था सिर्फ एमयू, माइनस एमयू माइनस एमयू माइनस 2mu। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2mu। चेंज इन, चेंज बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एमयू, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यू, इसका चेंज 0। इसका देखो क्या है, एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से आ रहा था, टकराया, ऊपर गया, तो बताओ क्या हो जाएगा? √2mu। बताओ क्यों सर? फाइनल मोमेंटम होगा mu जे कैप माइनस mu आई कैप, यही तो लिखोगे चेंज इन मोमेंटम वेक्टर में। फाइनल मोमेंटम क्या है सर? ये ऊपर जा रहा है तो इसको कह सकते हो जे कैप, और ये आगे जा रहा है तो ये हो जाएगा आई कैप। mu जे कैप माइनस mu आई कैप, बोलिए mu जे कैप माइनस mu आई कैप आएगा, बताइए बताइए, सही है? चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए ये सवाल देखिए। एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन पर टकराया, और टकराने के बाद इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यू वेलोसिटी से चला गया। अब बताइए इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चलो हो गया, जो खा रहा था खत्म हो गया, चिंता मत करो, नहीं खाऊंगा अब, खत्म हो गया बेटा, भूख लगी थी बहुत तेज, खत्म हो गया। हो गया, खत्म हो गया। बताइए क्या आएगा आंसर? बताइए बताइए क्या आएगा सर? कैसे बताएं? चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन दे देते हैं। 2mu, B 0, C mu, D √2mu। ध्यान से सोचना, फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम घटाना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए क्या होगा, आराम से बताइए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बताइए, कोई टेंशन नहीं। यहां पे थीटा दिया हुआ है, यहां पे थीटा दिया हुआ है, ये थीटा की वैल्यू, अच्छा थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, चलो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू। अब करो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब करो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सुनो ध्यान से, फाइनल मोमेंटम इस लाइन पे है, देखो इस लाइन पे फाइनल मोमेंटम, एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ? ये ऐसे जा रहा है लाइन, ये ऐसे जा रहा है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से आई कैप में जा रहा था, ये इधर जा रहा था, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, इसी लाइन पे तो जा रहा है ये, हाँ, और ये सर आगे जा रहा था, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका यू आई कैप है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू आई कैप, और फाइनल मोमेंटम होगा एम यू एट थीटा एंगल। तो दोनों ही वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का और दोनों में एंगल थीटा है, तो डायरेक्टली हो जाएगा 2mu साइन थीटा बाई 2। तो 2mu साइन थीटा की वैल्यू रखोगे 60, 60/2 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, तो 2mu 30 डिग्री मतलब हाफ, 2 से 2 कटेगा, mu आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? mu थर्ड। क्या जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है क्या? थर्ड, अच्छा पोल क्रिएट कर दिया था क्या? ठीक है,
17%, 15% कह रहे थे ए और बी। बेटा कहां 2mu आ जाएगा इसमें? एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब 2mu आता है ना। और जीरो कैसे आ जाएगा? जीरो तो तब आएगा जब उसकी मोमेंटम सेम रहे, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो। मान लो एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से चल रहा था, चलते 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 वो एम मास का ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से आगे ही चल रहा। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम तब जीरो होगा ना जब सेम ही मोमेंटम रह जाए। सेम ही मोमेंटम रह जाए तो चेंज क्या होगा? जीरो। सेम ही मोमेंटम रह जाए तो चेंज क्या होगा? जीरो। सर कॉस क्यों नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा, ये जो तुमने पूछा है ना, इसके लिए तुम्हें मैं 2 तोपों की सलामी दूंगा। आओ मेरे हवेली पे अकेले में मिलो। ऐसे ऐसे नहीं बेटा, अकेले में मिलो। आओ मेरे हवेली पे हमसे मिलो। 2 तोप की सलामी दूंगा तुम्हें, 2 तोप की एक साथ सलामी दूंगा भाई। तुम डिजर्व करते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम 2 तोप की एक साथ सलामी डिजर्व करते हो। हाँ, 2 तोप की एक बार सलामी डिजर्व करते हो तुम, एक बार में 2 तोप की सलामी। ठीक है, मत पढ़ो लॉज ऑफ मोशन अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है। जितने लोगों को डाउट आ रहा है सब वही है। टू क्यों किया? वो 2 तोप, तुम 3 तोप की सलामी लेना बेटा। हवेली पे आओ मेरे, एक साथ तुम्हें 2 तोपों की सलामी दूंगा। अबे गधे, ये एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन हुआ और ये तेरा फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन हुआ। 2 ऐसे वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना बना? सर थीटा ही बना। तो 2 वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डायरेक्टली होता है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर साइन थीटा बाई 2। थीटा 60 डिग्री, यहां पे रखा 60/2, थीटा आ जाएगा 30, साइन 30 होता है हाफ, तो 2mu इंटू हाफ, हाफ 2 से 2 कट गया, mu आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए? नहीं, 2 तोप की सलामी एक साथ, 21 तोप की सलामी नहीं, 2 तोप की सलामी। 2 तोपों की सलामी एक साथ मिलनी चाहिए तुम्हें। चलिए, एम मास का ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से इधर चल रहा है ऐसे, और यहां पे टकराया, और इस मान लो कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हो? सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? नॉर्मल। और ये नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा था, और फिर ये टकराने के बाद नॉर्मल से थीटा एंगल पे इधर चला गया, नॉर्मल से थीटा एंगल पे इधर चला गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर लग रहा है। अब चेंज इन मोमेंटम बताइए। क्या बताइए? चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। तो कैसे बताएं चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में तोड़ के बताओ। तो आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये एंगल थीटा है, तो क्या यहां से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ, तो इस u का एक कंपोनेंट नीचे आएगा u cos थीटा। हाँ सर, एक कंपोनेंट आगे आएगा u sin थीटा। सर समझ गया? जब ये टकराया और यहां सेम स्पीड u से जा रहा है, तो अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट सेम स्पीड u से जा रहा है, क्या ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया है? देखो ना, ये वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से थीटा, तो u का ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और आगे कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। अभी टेढ़ा था, तो अगर मैं इसका मोमेंटम x और y में लिखूं तो बताओ क्या लिखूंगा? mu sin थीटा i कैप माइनस mu cos थीटा j कैप। बताओ ये माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डायरेक्शन नीचे है, इसलिए हम इसको क्या लिखे? माइनस लिखे। यहां पे जब फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम बड़ा ध्यान से देखिए, आगे जा रहा ऑब्जेक्ट था तो क्या लिखेंगे? mu sin थीटा i कैप, मोमेंटम लिखा, मास इंटू वेलोसिटी, डायरेक्शन आई कैप में था, ऊपर जा रहा है तो प्लस mu cos थीटा, मास एम, वेलोसिटी u cos थीटा j कैप। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये है पूरा वेक्टर, देखिए mu sin थीटा आई कैप प्लस mu cos थीटा j कैप, ये है आपका फाइनल मोमेंटम, माइनस ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, माइनस ये है mu sin थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा j कैप, यही था। अब जब आप घटाओगे तो ध्यान से देखना, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये निगेटिव होगा, और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो माइनस mu sin थीटा, और ये सिर्फ mu sin थीटा के, mu sin थीटा से माइनस mu sin थीटा कटेगा, हाँ, ये बटेगा mu cos थीटा j कैप, और माइनस प्लस mu cos थीटा, मतलब 2mu cos थीटा j कैप आपका आंसर होगा। देखो ना,
mu cos थीटा j कैप और माइनस प्लस mu cos थीटा j कैप, तो 2 mu cos थीटा j कैप। ये आया आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या आया है? 2 mu cos थीटा j कैप। अगर फिर भी थोड़ा सा इसमें डाउट है, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं ताकि क्लियर विजिबिलिटी हो। चिंता मत करो, जो डायग्राम था वही बनाऊंगा मैं, नया कुछ नहीं बना रहा बेटा, चिंता मत करो। एम मास का ऑब्जेक्ट देखो, ये u वेलोसिटी से चल रहा था इस लाइन पे। हमने बोला कि मान लो ये नॉर्मल से थीटा एंगल पे चल रहा था, ये गिवन है फिगर में, और उतनी स्पीड से u वेलोसिटी से इधर गया थीटा एंगल पे, ये गिवन था। तो हमने आपको बोला कि अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ, तो u का कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या होगा? u cos थीटा, और इसका आगे की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वर्टिकल से थीटा पे था, अगर वर्टिकल लाइन बोलो ये भी थीटा हो जाएगा, एम मास का ऑब्जेक्ट था। u का ऊपर कंपोनेंट होगा u cos थीटा और आगे कंपोनेंट होगा u sin थीटा। नीचे है इसलिए हम माइनस जे कैप बोल देते हैं, नीचे जे कैप और माइनस है, ये है आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका आई कैप। इनिशियली मोमेंटम इसको मैंने लिखा है एम मास इंटू वेलोसिटी, एम यू साइन थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा जे कैप, एम यू साइन थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा जे कैप। ये है आपका इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, ये है आपका फाइनल मोमेंटम वेक्टर। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम ये माइनस इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम देखिए ये है माइनस इनिशियल मोमेंटम ये। एम यू साइन थीटा आई कैप से एम यू साइन थीटा आई कैप कट गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, ये तो था नॉर्मल आम जिंदगी। अब यहां पे एम आर स्टार कंसेप्ट को मैं अब समझाता हूं। एक बात बता, ये मान ले दीवार है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे u स्पीड से टकराया और u स्पीड से चला गया। कितने स्पीड से चला गया टकराने के बाद? u स्पीड से चला गया। तो चेंज इन मोमेंटम इस केस में क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बता सर। 2mu, यही तो सिखाया अभी। हाँ, अगर मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट u से चल रहा है इस दीवार के पैरेलल और u से चलता ही रहे, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? 0 आएगा सर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और किसी भी सरफेस से कोलिजन कब होता है? मान लो ये बोर्ड है और मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं कोलिजन कर जाऊंगा क्या? नहीं, कोलिजन नहीं करूंगा तो मेरे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा सर? 0 होगा। तो जब आप ऐसे चल रहे हो, जब आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, मतलब इस सरफेस के पैरेलल चल रहा हूं, हाँ, तो कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन कब होगा? कोलिजन कब होगा? जब मैं ऐसे जाके टकराऊं, जब मैं यहां हूं और ऐसे जाके टकराऊंगा तो कोलिजन होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। ऐसे जाके टकराओगे तब कोलिजन होगा, ऐसे जाके टकराओगे तब कोलिजन होगा। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इसकी तरफ, सरफेस की तरफ, एक पैरेलल। पैरेलल वाले में कोई चेंज इन मोमेंटम आएगा नहीं, तो इसको गोली मारो। क्यों? क्योंकि तो ऐसे चल रहा है और सरफेस के पैरेलल है। तो देखो यू साइन थीटा आई कैप, यू साइन थीटा आई कैप, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसमें चेंज देखोगे तो 0 आएगा। यू कॉस थीटा से ऐसे गया और यू कॉस थीटा से ऊपर गया, तो जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है वही वेलोसिटी से ऊपर आएगा, मतलब इसका डबल कर दो वही चेंज आएगा। मतलब यू कॉस थीटा का मोमेंटम एम यू कॉस थीटा का डबल, 2 mu cos थीटा। देखो आंसर है 2 mu cos थीटा। बताओ, क्या मुझे फाइनल वेक्टर बनाना है? क्या मुझे इनिशियल वेक्टर बनाना है? क्या मुझे फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर बनाने की जरूरत है? फाइनल इनिशियल। हेलो, प्रणाम सर, ऑफिस में हो क्या? ठीक है, मैं आता हूं, क्लास पीके से ही ले रहा हूं, तो मैं आऊंगा ऑफिस अभी, फिर बैठते हैं। वो बहुत कंफ्यूज और दिमाग खराब कर दिया उसने। दोनों पैसे फंस गए ना। हाँ नहीं, मतलब एक ही पैसा लेकिन 2 बार फंस गया ना। चलिए चलिए चलिए, चलिए
यहां देखिए, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए देखिए, तो फाइनल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम कहां गया, ये है, तो चेंज ये निकाला, यह है आंसर आपका, क्या है आपका 2mu cos थीटा, क्या रहा है 2mu cos थीटा, बता 2mu cos थीटा। क्या तुम्हें यह फील आया ना, देख सीधा आंसर से निकाल लिया ना, देख चाहे कितना भी सवाल हो सीधा आंसर ऐसे निकालना सिखा दूंगा। शेयर मार्केट सट्टाबाजी नहीं करता मैं, चल। क्या गुम्स बुम्स आया यहां पे कि नहीं आया ये बताओ। ये u वेलोसिटी से चल रहा था, ये थीटा एंगल है, तो u वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है वो u cos थीटा, ये कंपोनेंट u sin थीटा। u cos थीटा से आया, इस पर टकराया, u cos थीटा से आया, इस पर टकराया, u cos थीटा से आया, इस पर क्या हुआ, टकराया, u cos थीटा से आया, इस पर टकराया, और फिर यहां से रिबाउंड हुआ। तो आपको देखना है कि किस वेलोसिटी से जाके कोलिजन हो रहा है, बस आपको देखना है किस वेलोसिटी से जाके कोलिजन हो रहा है, बस इतना देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ गए, इतना देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा रे, इतना देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये देख, ये देख, मान लो ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से आ रहा है, यहां पे टकराया, ये जिस लाइन पे चल रहा था उससे एंगल थीटा है, ठीक, उससे एंगल है ये थीटा। अब ये टकराने के बाद इस लाइन पे चल गया u वेलोसिटी से, इस लाइन पे चला गया u वेलोसिटी से, ये भी एंगल है थीटा, मतलब सेम एंगल पे u वेलोसिटी से चल गया। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, क्या तुम डायरेक्ट लिख पाओगे, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं बस, डायरेक्ट लिख पाओगे, देखो ये एंगल थीटा है ना, तो यहां से ऐसे देखोगे तो ये एंगल थीटा होगा, हाँ, u का ये कंपोनेंट u cos थीटा, ये तो सरफेस के पैरेलल है, ये आया u sin थीटा, सर u sin थीटा से जाके टकराएगा, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mu sin थीटा, आंसर ये है जवाब। ना तो हमने फाइनल लिखने की जरूरत पड़ी, ना इनिशियल लिखने की जरूरत पड़ी, ना घटाने की जरूरत पड़ी, सीधा 2mu sin थीटा, सीधा 2mu sin थीटा। सीधा 2mu sin थीटा। बताओ, सीधा 2mu sin थीटा। तो बताओ इस लेवल तक तुम आए, तुमको मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। बताओ मजा आया कि नहीं, ठीक है। अब आओ, अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, मान लो ये ना एक स्टोन है, स्टोन है, और ये एक कॉटन है, कॉटन समझते हो, कॉटन मतलब रुई है, रुई, और स्टोन है। मैंने तुम्हें बोला कि जा और जोर से एक लात मार इस पत्थर पर, फिर मैंने बोला जा और जोर से एक लात मार इस कॉटन के बोरी पर, खुद तुम्हें खुद जाना है और पूरी शक्ति से लात मारना है, पूरी शक्ति से लात मारना है। तू गया भाई साहब स्टोन पर एक लात मारा जोर से, और तू गया कॉटन की बोरी पे एक लात मारा जोर से, वहां पे हंसता खिलखिलाता रहा, और जहां इसी पत्थर पर तूने एक लात मारा जोर से, ये तेरे आंसू निकल गए। अब बता, मारा तो तूने ही पैर था, तूने अपनी शक्ति से मारा था, चोट ज्यादा किस पे लगा, चोट ज्यादा किस पे लगा बताओ, चोट ज्यादा किस पे लगा बताओ, चोट ज्यादा किस पे लगा बताओ। बताओ चोट ज्यादा किस पे लगा, इसमें खून निकाल दिया भाई साहब, खून निकल गया,
और खून निकल के ऐसे छारा जैसे बह रहा है, सीधा नहीं रो रहा है। ये देखो सीधा रोना चाहिए ना, ऐसे ऐसे खून निकला। पैर टूट गया इसका, पैर ऐसा हो गया, ये पैर हो गया तेरा स्टोन पे। अब बता स्टोन पे ज्यादा चोट क्यों लगा? ये मत बोलना कि स्टोन भारी है, स्टोन हार्ड है, स्टोन पत्थर है, ये सब फालतू बातें। फिजिक्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करो। हालांकि जब तू पत्थर पे पैर मार रहा था तो तेरा पैर का इनिशियल मोमेंटम मैं मान लेता हूं पी, और फाइनली जब यहां पे टकराया तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, क्योंकि टकरा के तो रुक ही जाएगा। यहां पे भी तेरा इनिशियल मोमेंटम पैर का है पी, और जब कॉटन पे टकराया तो फाइनल मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम इसमें जितना हुआ है उतना ही चेंज इन मोमेंटम इसमें हुआ है। तो इसमें तुम्हें ज्यादा चोट क्यों लगा? डेंसिटी ज्यादा, चप्पल उठा के मारूंगा। क्या होता है डेंसिटी से? फोर्स ज्यादा क्यों लगा, दर्द ज्यादा क्यों हुआ, चोट ज्यादा क्यों हुआ? बताओ। √2mu कैसे आ रहा है? देखो खुशी जी कह रही √2mu कैसे आ रहा है, क्या बताओ? वेक्टर नहीं पढ़ी है ना तू, इसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं क्या? वाह बेटा, √2 कैसे आए? बिना वेक्टर पढ़े लोग लॉज ऑफ मोशन में घुस गए हैं। मैं जादू नहीं कर सकता ना भाई, क्या जादू कर दूं? क्या जादू टोना कर दूं, काला जादू कर दूं? इस पर फोर्स ज्यादा क्यों लगा? अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रेन वाले केस में तुम ट्रेन को नहीं रोक पा रहे थे, हाँ क्योंकि सर मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होने से क्या हो गया? ओवरऑल मोमेंटम ज्यादा हो गया। तो तुम क्यों नहीं रोक पाए? मोमेंटम ज्यादा है तो तुम्हारे पास फोर्स कैपेबिलिटी नहीं थी, मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट फोर्स नहीं था। तो क्या मोमेंटम एंड फोर्स में कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ। चलो अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यहां पे जितना मोमेंटम चेंज हुआ है इतना पे वह इतना ही मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन यहां पर मोमेंटम चेंज जो हुआ है ना इंस्टेंटेनियसली हुआ है। यहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, डेल्टा टी इज वेरी लेस, वेरी लेस, तुरंत से पैर रुक गया है। और यहां पे डेल्टा टी इज लार्ज। जब कॉटन पे पैर मारोगे तो कॉटन क्या होता है, कॉटन पे तूने पैर मारा तो कॉटन कंप्रेस हो जाएगा, तो तेरा पैर रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पे अगर तुम स्टोन पे पैर मारोगे तो वहां पे पैर तेरा इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगा। तो उससे क्या होता है? तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम टेकन। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो फोर्स इज डिफाइन एज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी हो गया तेरा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेल्टा पी वेक्टर, डेल्टा पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये टोटल टाइम में तुम मोमेंटम चेंज कर रहे हो तो ये एवरेज फोर्स आ गया, फोर्स एफ है, एवरेज फोर्स आ गया तेरा। तो किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लगता है वो सिर्फ उसके चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन मोमेंटम कितने देर में हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम तुरंत हुआ इसलिए चोट ज्यादा लगेगा, यहां पे चेंज इन मोमेंटम उतना ही हुआ है लेकिन धीरे धीरे हुआ इसलिए फोर्स कम होगा। ये एवरेज की बात हो गई। किसी इंस्टेंट पर देखोगे तो ये इंटरवल बहुत छोटा करोगे तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है डी पी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम is called force, is called force. Rate of change in momentum, rate of change in momentum is called force. The rate of change in momentum is called force. The rate of change in momentum is called force. किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं भाई साहब, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। किस इंस्टेंट पे तुम्हारा मोमेंटम चेंज हुआ है, किस इंस्टेंट पे तुम्हारा मोमेंटम चेंज हुआ है। क्या इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन हुआ है? तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज मोमेंटम, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज मोमेंटम। क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो स्लोप आप कह सकते हैं। देखिए स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ,
स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ सर वेक्टर है। इसका डायरेक्शन होगा, हाँ डायरेक्शन किधर होगा? जिधर लगाओगे, जिधर लगाओगे उधर तो होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से डायरेक्शन एलोंग चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं, एलोंग चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं। जिधर मोमेंटम चेंज हुआ है उधर है, जिधर चेंज हुआ है मोमेंटम उधर है। देखो एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर, डीटी तो स्केलर है, डीटी तो स्केलर है। जब यहां पे ग्राफ बनाओगे ना, मान लो फोर्स और डेल्टा पी के बीच या स्मॉल डीपी के बीच ग्राफ बनाते हो, कि एक ग्राफ ऐसा बनेगा, जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप एफ और डेल्टा टी के बीच ग्राफ बनाते हो, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? अगर आपका डेल्टा पी कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम मान लो कि सेम है, देखो ए बराबर चेंज इन मोमेंटम सेम है, तो फोर्स और डेल्टा टी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। किसी सेम चेंज इन मोमेंटम को करने के लिए अगर आप बहुत कम टाइम लोगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, सेम काम करने के लिए सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए ज्यादा टाइम लगाओगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। देखो देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है कहां? स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज फोर्स, ओहो सॉरी 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 सॉरी, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज फोर्स। अरे छोड़ो ना, ये याद रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, हम तुमको नाली कंसेप्ट तो सिखाएंगे ही, अभी देखना नाली कंसेप्ट तो सिखाएंगे। और नाली कंसेप्ट पहले सिखा देते। अगर तुमको कहीं मोमेंटम दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डीपी बाई dt इज कॉल्ड फोर्स। हाँ जी हाँ जी सर। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज कॉल्ड फोर्स। हाँ सर इज कॉल्ड फोर्स, एकदम सही है। फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है फोर्स की डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती है, नाली मिलेगा। सर बढ़िया है, फिर तो टेंशन ही खत्म, फोर्स का कभी डिफरेंशिएशन ही नहीं करेंगे ना। स्लोप ऑफ एफटी ग्राफ कभी निकाल लिए ना, तो नाली गटर में मिले पड़ोगे, मतलब गटर गटर से मिल जाएगा, है ना, गटर गटर से मिल जाएगा अगर फोर्स को डिफरेंशिएशन करोगे तो। अगर फोर्स को इंटीग्रेट करें तो देखो कुछ नहीं करना, dt को उठा के यहां चिपकाओ, सेम फॉर्मूले में से dt को यहां रखो, तो क्या होगा? एफ dt बराबर बनेगा dp। हाँ सर, इंटीग्रेट कर दो तो बताओ फोर्स का इंटीग्रेशन क्या बताता है? सर चेंज इन मोमेंटम। सीधा इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, तो वो एक लिमिट सॉरी एक इंटरवल में होता है, तो एक इंटरवल में वो चेंज बताएगा। चेंज इन क्या होगा? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम को इंटीग्रेट कर दिए तो फिर से गटर गटर में मिल जाएगा, नाली नाली में मिल जाएगा। नाली नाली में मिल जाएगा ये कैसे? एक तुम नाली, और अगर मोमेंटम को इंटीग्रेट करोगे तो नाली। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। एरिया, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ इज नाली, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ इज नाली। क्या आपको थोड़ा सा आसानी होगा इसे याद रखने में? थोड़ा सा आसान होगा याद रखने में। ये बिल्कुल चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स भी कहते हैं। ये बढ़ाऊंगा अभी बेटा, रुक जा। वैसे याद रखना कुछ खास बात नहीं है, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। क्या इससे थोड़ा इजी होगा याद रखने में? थोड़ा सा आसान होगा याद रखने में। सर कैसे? देखो P को डिफरेंशिएट करो, फोर्स को डिफरेंशिएट करो नाली, तो P का डिफरेंशिएशन फोर्स होगा। फोर्स को इंटीग्रेट करो तो चेंज इन मोमेंटम, मतलब एरिया ऑफ एफटी ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम को इंटीग्रेट करोगे तो नाली मिलेगा, नाली से नाली मिल जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? देखो ये कितना सुंदर से पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ। द न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? ये फोर्स को डिफाइन करता है, कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज फोर्स। ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की तरफ होता है, इंस्टेंटेनियस है ये क्या है? एट टाइम टी, एट टाइम टी। अगर किसी टाइम टी पर देखोगे एट टाइम टी, और ये क्या है? इन टाइम टी। इन टाइम टी में क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में भी कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, बॉल को कैच करता है, तो कैच करने के बाद इंस्टेंटेनियसली हाथ को नहीं रोकता है। क्यों? वो धीरे धीरे पीछे ले जाता है। क्या कारण है पीछे ले जाने का? क्योंकि वो धीरे धीरे जब पीछे ले जाएगा तो बॉल को रोकने में कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ, उस चेंज इन मोमेंटम में टाइम बढ़ाता है, टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स कम लगेगा। देखो
किसी काम को करने में टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगा। और सिंपल से लॉजिक है, सिंपल फील अंडरस्टैंडिंग है कि तुमको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है। अब सेम मोमेंटम चेंज तुम तुरंत करो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, सेम चेंज इन मोमेंटम थोड़ा ज्यादा समय लेके करो तो फोर्स कम लगेगा। सिंपल सा फील है, सिंपल सा फील है, सोचो, सिंपल सा फील है। अब ये देखो सवाल है, नहीं हाँ चलो सवाल करते, एवरेज फोर्स पे सवाल करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक 3 kg का ये मास है, यहां शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, बनाया नहीं, 3 kg का मास है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 kg का मास है और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। देखिए a body of mass 3 kg moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड hit a wall at an angle 60 डिग्री एंगल पे टकराया and return at the same angle in 0.2 सेकेंड। देन कैलकुलेट फोर्स। देखो फोर्स एवरेज कैलकुलेट करना है कि इंस्टेंटेनियस? सर एवरेज। क्यों? क्योंकि इतना टाइम लिया है इस डेल्टा टी में, तो कोई बात नहीं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे एम स्टार लगाना है तुम्हें। कैसे मास्टर लगाते हैं फिर से समझा रहा हूं, देख फिर से समझा रहा हूं। ये 60 डिग्री है ना वर्टिकल से, यहां पे लाइन खींचूंगा तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये 60 है तो ये 60 होगा। हाँ सर, तो 60 डिग्री पे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉस वाला मेरे काम का नहीं है, सरफेस के पैरेलल आ गया। v sin 60 मेरा काम का है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv sin 60 डिवाइडेड डेल्टा टी। 2 मास 3 वेलोसिटी 10 साइन 60 √3/2 इंटू टाइम है 0.2 मतलब 2/10। तो 2 से 2 कटा, 2 से ये कटेगा 5, 10 ऊपर चला गया 15 और 10 मतलब 150 √3। 150 √3 आ रहा है, 150 √3 इज योर आंसर। क्या ये 2 लाइन में सॉल्व किया है? ये नीट 2000 या ये पीएमटी बोल दो 2014 का सवाल है कि ये 2 लाइन में सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसको बस इतना पता है कि एम स्टार कैसे लगाना सीखा है। बताओ पूरी मजदूरी करोगे कि सीधा तुम्हें समझ में आ गया ये थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट मेरे काम का नहीं है, साइन जो इस तरफ जाएगा वही रिबाउंड होकर उतनी वेलोसिटी चेंज होगा। तो सीधा लिखेंगे 2mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, बस खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? और इस पर खूब सवाल पूछते हैं भाई साहब, खूब। देखो ना 2 लाइन का आंसर है, बस फील से। आप खुद ही बताइए ये पूछा गया सवाल है कि नहीं सवाल है? खत्म। लीजिए 2006 में भी ये सवाल पूछा है भाई साहब, देख के आंसर बता सकते हैं, देख के आंसर बता सकते हैं। देखिए बॉल का मास है 0.5 kg, मूविंग विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। देखो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एम मास का ऑब्जेक्ट है जो इस v वेलोसिटी जा रहा है ऐसे। आपको क्या करना पता है, ये थीटा है ना, तो ऐसे लाइन खींचो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ तो v का कंपोनेंट इधर आ गया v cos थीटा, ये मेरे काम का नहीं है, v sin थीटा मेरे काम का है और जिससे गया उतनी ही रफ्तार से पीछे आया है, तो 2v sin थीटा 2mv sin थीटा, क्योंकि मोमेंटम लिखना है बटा टाइम टेकन। बताओ 2 मास की वैल्यू हाफ, वेलोसिटी 12 और साइन 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया भाई 0.25 चलो ये 2 से 2 कटेगा 0.25 को हम लिख सकते 25/100 मतलब 1/4, तो 12 इंटू साइन 30 हाफ डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 12 चौक 48/2 24 आ रहा है आंसर, 24 आ रहा है। दूसरा कैलकुलेशन तो थोड़ा आराम से करो। तो एक होता है कि कंसेप्ट को सीखना, विजुअलाइज करना, समझना, और दूसरा होता है रफ्तार में सॉल्व करना। अच्छा एक और मैं तुम्हें सीरियस सजेशन दूं, बहुत सीरियस सजेशन। कई बार ना बच्चे, और कई बार क्या सभी बच्चों के साथ होता है, कैलकुलेशन में बस ये हाफ को 0.25 को, ये पूरा फ्रैक्शन सीखा ना 0.25 1/4 हो जाए, कैसे नहीं पता, तो 0.25 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 25/100 1/4। अब ऐसे कैलकुलेशन में ना अगर दिक्कत आती है ना तो और करो, रुको मत, गलती करो, और ऐसे कैलकुलेशन करना चाहिए रोज रोज, तभी तुम्हारी रफ्तार थोड़ी फास्ट होगी। तो तुम्हारा गोल पता है क्या है? रफ्तार को तेज करना। और रफ्तार तेज डरने से नहीं होगा, प्रैक्टिस बढ़ाने से होगा। तो डरा मत करो, प्रैक्टिस बढ़ाया करो, मेरा कहने का मतलब यह है बस। डरने से नहीं होगा, प्रैक्टिस बढ़ाने से होगा। डरने से नहीं होगा,
प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ा सकते उतना बढ़ाइए। जितना प्रैक्टिस बढ़ा सकते उतना बढ़ाइए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस, कलम भाई हो गए, मान ले कि तेरे से नहीं हुआ, अब तो इसमें डाउट में पूछेगा कि इसको खुद वैल्यू रख के देखेगा। अभी 2 MB साइन थीटा नहीं आया, तो ऐसे तो मैंने 6 सवाल करा दिए, ऐसे तो मैंने 6 सवाल करा दिए। देख, अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन इतना सेकेंड, मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन एक्सपीरियंस फोर्सेस। अब सवाल को तुम्हें खुद डिकोड करना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जरूर दिया हुआ है, वो समझना पड़ेगा। उसको समझ, इसको पूरा सॉल्व कर, फिर मैं तुम्हें पोल क्रिएट करके देता हूं, ठीक है। डाउट चेक करो, ठीक कर ले। लेकिन डाउट में यार फालतू चीजें पूछते हो तो गुस्सा आ जाती है, समझा करो। ढंग की चीजें पूछो, बताऊंगा। अब पूछ रहे हो कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में साइन क्यों आया, अबे भाई ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ना था ना। चलो सामने से हटो, चलो। और कभी भी चैट में आंसर देख के उसको कॉपी मत किया करो। 20-30% लोग तो सिर्फ चैट देख के उसको डिकोड करते हैं कि अच्छा चैट में ज्यादा बी आ रहा है तो बी हो जाएगा, चैट में ज्यादा सी आ रहा है तो सी हो जाएगा। अबे तुम खुद सी बन जाते हो फिर। अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, अब देखो यूनिट देखो, ग्राम है, इतना सेकंड में कैच किया, स्पीड इतना है, कैच कर लिया, तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा है 20 मीटर पर सेकंड। इसी नहीं चल रहा है क्या? फ्री वाला पेन देखो, वो क्लास है ना सॉल्व करोगे, दूसरे एक ही तो है, ये दूसरे स्टूडेंट से लाया हूं। अच्छा अच्छा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 0 बराबर 20, ये आ जाएगा, ठीक है। देन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फोर्स कितना लगेगा इसमें, तो फोर्स लगेगा आपका F बराबर फाइनल मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास 150 बटा 1000, लिखना पड़ेगा ना, 150 बटा 1000, ग्राम को केजी में बदला, इनटू वेलोसिटी हो जाएगा 20। अच्छा ये मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, बस कंफ्यूज मत हो, सर उल्टा कर दिया आपने, हाँ उल्टा कर दिया, 0 माइनस 20 आएगा तो माइनस 20 होगा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बटा टाइम 0.1, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 15 बटा 10 आ गया, 15 बटा 10 मतलब 3 बटा 2, 5 से कैंसिल करोगे, 3 बटा 2, 2 नीचे चला जाएगा, 0.1, 0.1 को लिख सकते तो 1 बटा 10, तो 30 बटा 2, 10 ऊपर 30 बटा 2 मतलब 15 न्यूटन आ रहा है। माइनस डायरेक्शन बताएगा, और कुछ तो करेगा नहीं, 15 न्यूटन तो कहीं है ही नहीं, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, 20 मीटर पर सेकेंड है, 150 ग्राम है। अच्छा ये 2 भी तो है यहाँ पे, ये 2 को भूल गए अपन, ये 2 भी तो है, सॉरी, रुको रुको रुको, 15 बटा 1000 मास इंटू वेलोसिटी 20 बटा टाइम 0.1, तो 1 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अच्छा तो ये 150 था, ये 0 से कटा, 15 दूना 30, तो ऊपर आ गया 30 बटा 10 गुना 0.1, तो 10 से 0.1 कैंसिल, तो 30 न्यूटन आ गया आंसर, बी आंसर आ रहा 30 न्यूटन। 77% लोगों ने सही किया, 30 न्यूटन आ रहा है, 30 न्यूटन। ये 0.1 है भाई, 0.1 1 बटा 10 होता है, 1 बटा 10 और नीचे ये 10 है, 10 से 1 बटा 10 कैंसिल हो जाएगा, 30 आंसर आ रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 को इग्नोर कर दिया था, 2 को क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। ये देखिए, अ बॉल ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम का मात्र बॉल है, तो इसका मास हो जाएगा 50 इंटू ग्राम को लिखेंगे 1/1000 केजी, तो 1 0 से 0 कटेगा, 5 बटा 100 केजी का बॉल है, क्या है, 5 बटा 100 केजी का बॉल है। ड्रॉ फ्रॉम द हाइट 20 मीटर, तो एक 20 मीटर की हाइट से, 20 मीटर की हाइट से ये एम मास के बॉल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, एम मास के बॉल को हमने ड्रॉप किया 20 मीटर की हाइट से। अ बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ अ बैट विथ एन एवरेज फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, with a average force of 200 Newton, with a average force of 200 Newton, मतलब यहां पे बैट से एवरेज फोर्स जो लगाया है वो 200 न्यूटन लगाया,
200 न्यूटन, सो दैट इट अटैन अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर। जब इसको ड्रॉप किया तो 20 मीटर से किया था, और जब ये हिट किया तो इतने वेलोसिटी से ऊपर गया, इतने वेलोसिटी से ऊपर गया कि ये मैक्सिमम हाइट 45 मीटर अटैन करके फिर रुक गया। द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द बैट इज, बैट के साथ कितने देर तक बॉल कॉन्टैक्ट में था। सुनना ध्यान से, अगर किसी बॉल को मैं ड्रॉप करूं और हाइट 20 मीटर से ड्रॉप करूं तो जमीन पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये आपको मैंने निकालना सिखाया था, √2gh। ये वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे? h की वैल्यू रख 20, h की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, ये 20 गुना 10 200, 200 गुना 2 400, √420 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ड्रॉप किया तो 20 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी गेन होती है, 20 मीटर पर सेकंड। ये तो निकाल सकते हैं आप, हाँ सर निकाल सकते हैं। अब इसको मैंने कुछ v से फेंका जिससे ये 45 मीटर हाइट तक गया होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी। ये तो आसान है सर, h मैक्स बराबर v²/2g होता है। मान लो अगर मैंने वेलोसिटी v दिया तो v²/2g h मैक्स होगा। h मैक्स की वैल्यू में 45 दिया हुआ है, बराबर v²/2 इंटू जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई होगा 450, 450 गुना 2 900, √900, v बराबर √900 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये नीचे जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ यहां पे टकराई होगी 20 से, हाँ, और ये ऊपर गया है 30 से, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी ऊपर 30 माइनस ऑफ -20, 50 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अरे मास थोड़ी ना बदला यहां पे, अरे चेंज इन मोमेंटम को मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास बोलो सर 5/100, 5/100 इंटू 50, ये 5/100 इंटू 50, हाँ 50 से 100 कैंसिल होगा, 2 5/2 आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम तुम्हारा 5/2 आ गया। अब हमसे एवरेज फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। एवरेज फोर्स तुम्हारा 200, टाइम से सीधा लिख लो, टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम 5/2 और एवरेज फोर्स तुम्हारा दिया है 200, 200 को 5 से काटोगे तो 40, 40 गुना 2 80, 1/80, 1/88 सेकेंड, 1/88 सेकेंड। यह सवाल ऐसा है कि बच्चों को कितना भी पढ़ा दो 99% बच्चे इसको डाउट में पूछते हैं। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, देखो जैसे ड्रॉप किया तो गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड होगी वो निगेटिव होगी, नीचे की तरफ है ना वेलोसिटी, और बैट से धक्का मार के इसको ऊपर फेंका तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर ये 45 मीटर हाइट हमें पता है तो h बराबर v²/2g होता है। हमें v निकालना है, h पता है, 2g पता है, रख दिया, v आ गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड, ये +30 है और ये बेटा -20 है। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा आया है 50, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया 5/2। फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, टाइम बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम बटा फोर्स। चेंज इन मोमेंटम 5/2 एंड फोर्स दिया था 200, फोर्स दिया था कितना 200, तो 5 को 200 से कैंसिल करेंगे, 5 से 200 को कैंसिल करेंगे 40, 40 गुना 2 80, 80। बताइए कितना आसान है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप कहीं भी किसी भी कोचिंग के ऑफलाइन में पढ़ते हो, मैंने बहुत पढ़ा है, ये 99% बच्चा डाउट में पूछता है। अब बताओ डाउट में बच्चा क्या पूछ सकता है, कैसे हुआ ये सब समझ नहीं आया, कहां बेटा, अच्छा ये कैसे हुआ ये सब समझ नहीं आया, ठीक है ओके। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड नहीं समझा, कैसे होगा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, कैसे समझा नहीं होगा। देखो ऐसे बच्चे बैठे हैं जिसको डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं समझ में, ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया तो जब यहां जा रहा है तो किधर जा रहा है सर, नीचे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की तरफ। बैट से मार को उसको ऊपर धक्का दे दिया तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हे प्रभु, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं समझा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। ऐसा बोल सकते हैं थर्ड लॉ के हिसाब से टाइम, थर्ड लॉ में टाइम की चर्चा ही नहीं है, थर्ड लॉ में टाइम की चर्चा ही नहीं है। क्या कर रहे हो, हे भगवान, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं समझा, बताओ। वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब ये तुम्हें वेलोसिटी लिखना नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं भाई, रहने दे, छोड़ मत पढ़। इधर देख, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी एट रेस्ट एंड मास 1 kg। अच्छा टाइम हो गया होगा शायद, 10:49 हो गया ना,
चलो अमित सर से बात करते हैं, उनकी क्लास को थोड़ा आगे करते हैं। यार ये तो एसी नहीं चला रहा है, एक पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, बिजली बचा रहा है क्या भाई? रूम के बाहर एसी ज्यादा चल रहा है, अंदर गर्मी क्यों हो रही है? क्यों नहीं चल रहा एसी? बंद क्यों किया एसी, ये बताना जरा मुझे। मैंने बंद नहीं किया है तो अभी बताया था ना चलाने के लिए 10 मिनट पहले। हाँ अभी मैंने चलाया तो बंद कर दिया। क्या पागल हो क्या तुम? हेलो, अरे सर सॉरी, कह रहा हूं कि क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, तो 10 मिनट और पढ़ा लो, 10-15 मिनट सर। मैंने सुबह सुबह आपको उठने के लिए कॉल किया लेकिन आप उठे नहीं, तो इसमें आपकी गलती है सर। देखो ठीक है, 11:15 शुरू कर देना, 10 मिनट में छोड़ दूंगा सर, 10 मिनट में, ठीक है। A force of 6 Newton acts on the body at the rest and mass 1 kg। भाई एसी सुबह से बंद है, बाहर ज्यादा चिल्ड माहौल हो रहा है, कॉरिडोर में, बाहर ऑफिस में एकदम चिल ठंडा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे 1 घंटे से एसी नहीं चला है, 3 बार जाके बोल चुका हूं मैं, पता नहीं क्या करते हैं यार। A force of 6 newtons acts on a body at rest and mass 1 kg. During this time, the body attained the velocity 30 meter per second. Then time for which the force acts on the body is। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है जरा बताने, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है 6 न्यूटन का फोर्स लगा है बॉडी पे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, मास 1 kg है। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी अटेन अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम फॉर विच द बॉडी, टाइम फॉर द विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो देख एफ हमें दिया है, एफ बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम को क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम को क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो फोर्स बराबर होगा, यहां से मास को आप बाहर निकाल लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। मास तो यहां पे चेंज हो नहीं रहा, नहीं सर अभी सारी चीज दिया हुआ है आपको, सिर्फ टाइम निकालना है, तो बढ़िया है ना। डेल्टा टी को इधर लाते, फोर्स को इधर नीचे लिख लेते, तो डेल्टा टी बराबर होगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एफ। बताओ मास कितना है सर? मास 1 kg है। फाइनल वेलोसिटी बोलो कितना है? 30। इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना है? 0 बटा फोर्स बोलो कितना है? 6। तो 30 में से 0 जाएगा 30, 30 गुना 1 30, 30 बटा 6 5 सेकेंड। अरे चमन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये बता, ऐसे सवाल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ऐसे सवाल ये बता, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ऐसे सवाल? आसान होते हैं ये सारे सवाल, एकदम इजी हैं, एकदम इजी हैं। देखो इधर न्यूटन सेकेंड लॉ पूछ रहा था, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स को डिफाइन करता है। ये क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ change in momentum, rate of change in momentum is called force। rate of change in momentum is called force। जब आप यहां पे फोर्स की बात करते हैं तो 2 तरह का फोर्स होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस एट टाइम टी, एट टाइम टी होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, डीपी बाई डी टी इज कॉल्ड फोर्स। और एक होता है एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये एवरेज फोर्स होता है। ये एवरेज फोर्स होता है, वो इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर। तो F बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डीपी बाई डी टी। F बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डीपी बाई डी टी। तो एक बात बताओ, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं सर? मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे P को हम लिखते हैं mv, P को हम लिखते हैं mv। कोई प्रॉब्लम इससे लिखने में? नहीं सर। अब यहां पे कितने टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है? 2 टर्म का, 2 टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक है मास और एक है वेलोसिटी, 2 टर्म का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप यहां पे मास को डिफरेंशिएट करें। सर अगर मास को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को बाहर लिखना पड़ेगा, पहले वाले को बाहर लिखो, एक को बाहर लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस
m को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। ऐसे करते हैं क्या? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि पहले को बाहर रखो, कोई भी एक बाहर निकाल सकते हो। v को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, मास को डिफरेंशिएट किया, मास को बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट किया, ये हमारा फोर्स होगा क्या? हाँ सर, ये हमारा फोर्स होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। एक्चुअल में फोर्स का डेफिनेशन ये होता है, F बराबर v dm बाई dt, यही था, प्लस m बाहर dv बाई dt। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अगर तुमसे 4 ऑप्शन पूछे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, ये होता है। इसका एक स्पेशल केस है कि अगर मास तुम्हारा कांस्टेंट हुआ तो 90% केसेस में मास को हम वेरी करता हुआ नहीं दिखाते हैं। जैसे कि m मास का ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है ना, तो मास तो कांस्टेंट है। अगर मास तुम्हारा कांस्टेंट है तो dm बाई dt क्या हो जाएगा? 0। तो फोर्स क्या बनेगा? फोर्स बनेगा m इंटू dv वेक्टर बाई dt। एंड dv वेक्टर बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तो F बराबर m इंटू a वेक्टर। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या? बोलो हाँ या ना में जवाब। तो क्या ये न्यूटन सेकेंड लॉ है? नहीं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का स्पेशल केस है। दिस इज नॉट अ न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज नॉट अ न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज नॉट अ न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज ओनली स्पेशल केस, दिस इज ओनली अ स्पेशल केस। ये सिर्फ एक स्पेशल केस है। एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है। तुमसे पूछे कि बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ ये है कि ये है, बोलो कि ये है, ये तो एक स्पेशल केस है। सर यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो तो? सर आपने सिखाया था कि कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उस पर फोर्स 0 लगेगा। लेकिन एम मास का ऑब्जेक्ट है और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो, लेकिन अगर यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये डीवी बाई dt तो 0 हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस 0, ये तो बचेगा। हाँ, F बराबर v इंटू डी एम बाई डी टी बचेगा। सर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर फोर्स 0 ही हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं है, हो सकता है कि उसका मास वेरी कर रहा है। तो सर आपने तो कल ही सवाल करा है, तो कल जो सवाल करा है वो तेरे आंखों के सामने एम मास का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, तो वहां पे दे दिया ना कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो तुम्हारे आंख के सामने एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसकी मास चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity, with constant velocity, then force on it must be zero, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। वो एक सवाल था जिसमें मैं दिख रहा था कि मास कांस्टेंट है उसका, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स 0 वहां पे होगा। लेकिन यहां पे मस्ट भी बोल दिया ना, तो मस्ट में तो हम एक सारा केस को चेक करेंगे, मस्ट में तुम सारे केस को चेक करेंगे, मस्ट में तुम सारे केस को चेक करेंगे। बताओ इस केस में मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो फोर्स लग रहा है, इसे बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रपल्सन, वेरिएबल मास सिस्टम। बोलो बोलो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? सर होता तो है, ऐसा बहुत होता है, ऐसा होता है। चलो ये सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या करना है? द मोमेंटम एक्वायर गिवन बाय द एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ग्राफ बहुत आसान है, एरिया ऑफ ग्राफ बहुत आसान है, आराम से कर लोगे तुम। एरिया ऑफ ग्राफ ये तुमसे नहीं होगा, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है, कल बता दूंगा मैं, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है, तुमसे डैश नहीं होगा ये सॉल्व। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा, कर लेना। तो 3-4 सवाल आपको होमवर्क दे, ये अरे भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे आगे। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।